बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े भूचाल के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, सड़कों पर आ रहे हैं। नो डाउट कल का जलसा भी पेशावर के बाद जो कराची का जलसा था वो भी बहुत बड़ा था, बड़ी तादाद में अवाम बाहर थी, लेकिन बहुत सारे हलकों का मानना ये भी है कि इन बड़े जलसों के हो जाने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सारे का सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया है। उन्होंने देखा है कि कहाँ पर क्या आईनी या गैर आईनी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बहरहाल कल की जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची का जलसा था उसका खुलासा ये कि उन्होंने गुरेज किया, उस तासुर से हटने की कोशिश की जो कि बहुत अरसे से वज़ीर आज़म के बाहर निकलने से पीटीआई के बहुत सारे लोग देने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये कि फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए। कल एक तो उससे गुरेज किया, अपनी तोपों का रुख जो है वो आला अदालतों की तरफ किया, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बयानात दिए कि उनको बड़ा दुख हुआ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि अदालतें रात को खुली। और तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है उसमें अपनी मुमकिना तौर पर इस खदशे का इजहार किया कि उनको इस केस के अंदर बाहर निकालने की कोई साजिश हो रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, उसको वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पे इलेक्शंस होंगे, उन इंतखाबात के लिए तैयार रहो। दूसरी तरफ जो अभी नई हुकूमत आई है वो ये कहती है कि इलेक्शंस तो होंगे लेकिन हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, इमरान खान के कहने पर कुछ नहीं होगा। नई हुकूमत की अगर बात करें तो वहां पर भी काफ़ी डेडलॉक्स चल रहे हैं, काबीना की तश्कील नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में डेडलॉक की खबरें हैं। दूसरी तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब के आगे, वज़ीर आज़म साहब के आगे ये डिमांड रखी है कि उनको फौरी तौर पर सदर बनाया जाए, और अगर नहीं बनाते तो फिलफौर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आईनी ओहदे जो है वो अपने लिए चाह रही है। काबीना में वो कहते हैं शामिल हो ना हो, लेकिन आईनी ओहदे जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए। सो एक तरफ ये मामलात भी हैं, कब तक ये इतनी ज़्यादा जमातों का जो मजमुआ हुकूमत है ये सस्टेन कर पाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की हम बात करें तो कल जो हमजा शहबाज शरीफ वहाँ पर वज़ीर आला मुंतखब हुए वो मामला भी खटाई पर पड़ गया है। गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब कहते हैं कि अभी मैं सीएम से हलफ नहीं ले सकता क्योंकि मेरे नज़दीक ये इंतखाब जो है वो मुतनाज़ा हो गया है। आईनी और कानूनी माहिरीन से बात करूँगा इस कॉन्ट्रोवर्शियल इंतखाब के हवाले से। कल जो कुछ मनाज़े पंजाब असम्बली से बाहर आए, वज़ीर आज़म ने अपना सवाब दीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सदर को ये एडवाइस भेजी है कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब ने अपने ओहदे से हटने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं है, सदर साहब जब तक उनको नहीं हटाएंगे उनको कोई और ओहदे से नहीं हटा सकता। तो ये मामलात हैं आजकल जो पाकिस्तान की सियासत में चल रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहब मौजूद हैं, MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका भी। और जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। चीमा साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो अली गौहर बलोच साहब ये फरमाइए कि कल जो नैरेटिव देखा है हमने इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, कहीं पर आपको लगता है कि इसी तरीके से अगर आवाम को मोबिलाइज वो करते रहे तो आपकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात इसमें सादिया बड़ी क्लियर है कि 2018 के जो इलेक्शन हुए, जो कि ऑलरेडी धांधली ज़दा इलेक्शन थे, और ये कोई मतलब है कि ढकी छुपी हुई बात नहीं है। उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ PTI के अलावा वो इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने जलसा किया और वहाँ पर अनाउंस किया कि ये एक मुल्क की तारीख़ के रिग्ड तरीन इलेक्शन है, और उस पर अपने तफादात का इज़हार किया।
लेकिन उस वक्त उन इलेक्शन के बाद फिर आपको लंबी डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत। 3.5 सालों में देख लिया कि मुल्क का किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है। और अब भी शहबाज साहब, आपको पता है कि जब से वो वज़ीर आज़म का हलफ लिया है तो वो 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठे। जिस तरफ भी वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि इस मुल्क को किस तरह से लूटा गया और कितनी तबाही की गई है। आज वो आई थिंक आमिर बादशाह का प्रोग्रेस देख रहे थे। जी बिल्कुल, उसकी प्रोग्रेस भी देख रहे थे। हर जगह पर देखें, जो लोगों का पेट है और जो मुल्क है वो नारों से और जलसों से सिर्फ नहीं चलते, उसके लिए और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। वो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो उस वक्त आपको डिलीवर करके दिखाना पड़ता है कि ये हमारी कारकर्दगी है। नारे तो बहुत लगाए खान साहब ने, नारे तो देखें कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स के भी लगे, लाखों घरों के भी नारे लगे, फिर लोगों को रोज़गार देने के नारे भी लगे, लेकिन उन नारों का रिज़ल्ट कुछ भी ना निकला। बल्कि महंगाई और करप्शन ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इतनी बुरी तरह से घेरा कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आज जब खान साहब अवाम में जा रहे हैं, ये अभी तो जलसे कर रहे हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, लोग आ जाते हैं, जलसे तो बड़े हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जलसे जितने मर्जी बड़े नहीं, बड़ों से मैं नहीं इत्तेफाक करता। मैं अपनी बात को समेटते हुए ये गुजारिश करूंगा कि उनके जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, जहां पर भी जाएं उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि अब जब वो अवाम में जाएंगे ना इलेक्शन के लिए, उनके माथे पर वो 5-6 ताज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि 2018 के इलेक्शन में नहीं थे। आज उनके माथे पर ताज सजा होगा कि उन्होंने कोरोना फंड में कितना करप्शन की जो खाया। आज उनके माथे पे जो है वो फॉरेन फंडिंग के केस का रिजल्ट भी सजा हुआ होगा। आज जब वो अवाम में जाएंगे तो वो तोशा खाना के किस तरह से चीजें चुरा कर किस तरह से मार्केट में बेचते रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी, ये ताज भी उनके माथे पे सजा होगा। अद्वियात का स्कैंडल शुरू कर दिया, अद्वियात का स्कैंडल, BRT पेशावर का स्कैंडल, फिर अपना मतलब है कि वो चीनी और आटे के स्कैंडल, तो ये बेशुमार, ये तो मैंने आपको 5-6 सजाए। मुझे बताएं कि इमरान अहमद न्याजी साहब के पास उन वोटर्स को वर्गलाने के लिए, उन वोटर्स को दोबारा वर्गलाने के लिए वो इन सारी चीजों का क्या जवाब देंगे? आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उनके हाथों में नहीं आएगी और इनके इक्तदार में होते हुए। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ये भी कही जाती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, गवर्नेंस वाइज चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के वो जो गिरती हुई साख थी PTI की या इमरान खान साहब की, उसको एक दफ़ा फिर से उठा दिया है। अब लोग महंगाई पे बात नहीं कर रहे, बाहर आ गए। और मैं अगेन शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो गैर मुल्की साजिश का नैरेटिव अब वो इस वक्त अपने जलसों में लेकर चल रहे हैं। कल भी उन्होंने अपने जलसे में शामिल अवाम से यही पूछा और सबने गैर मुल्की, जाहिर है जो भी लीडर कहेगा फॉलोअर्स उसी पे नारे लगाएंगे। लेकिन आपको लगता है वेदर राइट और रॉन्ग कि वो ये चीज़ बिल्ड करने में, ये बयानिया, ये नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, 2 अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आवाम हरगिज़ ये बात नहीं भूली कि पिछले 3-3.5 सालों के अंदर महंगाई कितने उरूज पर रही, बेरोज़गारी कितने उरूज पे रही और गुर्बत कितने उरूज पे रही। आवाम बिल्कुल नहीं भूली। एक आम आदमी से अगर आज भी आप बात करें तो आज भी वो आदमी सिसक रहा है। ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इमरान न्याजी साहब छोड़ गए हैं, यू नो द कंट्री इज़ कमिंग टू टर्म्स विद इट कि किस तरीके से हम आगे चलें। अच्छा, आप और मैं, हम तो अपने घरों में बैठ के एयर कंडीशन में बैठ के, आप स्टूडियो एयर कंडीशन में बैठ के आप शो कर रही हैं, मैं अपने घर में बैठ के कर रही हूँ। लेकिन एक जो आम आदमी है जिसकी कुल तनख्वाह पूरे महीने की 14 से 15 हज़ार है, वो अपना गुजर बसर नहीं कर रहा, सिसक रहा है। आज भी अगर आप बाहर निकले ना तो लोग राशन के लिए खड़े हैं कि जी राशन दे दें, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये एक आम आदमी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं भूले। दूसरी चीज ये है कि इमरान न्याजी साहब ने बड़ी ही महारत के साथ कोशिश तो ये की कि ये बयानिया, ये नैरेटिव डेवलप करें और इसको बेचें कि जी एक अमरीकी साजिश के जरिए उनको, उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया। ठीक है, ये शायद कुछ एलिट्स या जो लोग उनके हामी हैं, उनकी क्रिकेट के शदाई हैं या उनके वोटर्स हैं, ये सुनने में बात अच्छी लगती है। हमने जलसों में उनके लोगों को जाते हुए देखा,
कुछ हद तक वो इस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने में जरूर कामयाब रहे, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज अपने जलसों के अंदर ये झूठ तो वो मंजन के जरिए बेच रहे हैं, ये मंजन बेच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सक रहे कि जी मैंने पिछले 3 सालों में महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कम कर दी, मैंने लोगों को नौकरियां दी, मैंने इस मुल्क से करप्शन खत्म करी और मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, फिर भी मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया गया। अब उनको मालूम है कि ही हैज नथिंग टू से, उनके पास कोई चीज नहीं है अवाम के पास ले जाने के लिए, इसलिए उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया है जी साजिश हो गई, अमरीकी साजिश और गुलामी। जी गुलामी, आप अमेरिका के गुलाम हो गए हैं और गुलामी में नहीं रहेंगे फला, और यही स्लोगन्स हम देख रहे हैं। फिर जो एक खतरनाक ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है वो ये है कि हम अपने कौमी इदारों के खिलाफ गालियां और बद्दुआएं सुन रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो आर्मी हो। आप प्ले कार्ड देखें ना जो लोग उठा के उनके जलसों जुलूसों के अंदर आ रहे हैं, आप देखें ये कहाँ से स्टेम हो रहा है। जी बिल्कुल, दिस इज कमिंग फ्रॉम हिम, इसी का जिक्र कर रही थी इंट्रो में कि कल खान साहब ने तो गुरेज किया, फौज के हवाले से तनकीद नहीं की उस तरीके से, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जैसे आपने प्लेकार्ड्स का जिक्र किया, या फिर सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चल रही है उसमें आपको ऑब्वियसली नजर आता है कि वो इशारा फौज की तरफ भी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो वाजे उन्होंने नाम लेके अदालतों का कल ये सवाल उठाए हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं चीमा साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये इदारों को जिस तरीके से मुलव्वस किया जा रहा है और अगेन बार बार ये जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, सो आपको लगता है कि ये चीज़ इस वक्त आप लोगों के लिए तस्लीम करवाना मौजूदा हुकूमत से या इलेक्शन कमीशन से मुमकिन हो पाएगा? एक तरफ जब इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है कि जनरल इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, और जो नई हुकूमत है वो भी कहती है कि जी कराएंगे, लेकिन खान साहब की मर्जी से क्यों करवाएं? देखें, ये जो है ना, आप कह लें कि शर्मिला फारूकी साहब के बड़े जस्टिफाइड सवाल थे कि हम जाके क्या बताएंगे। ठीक है, अच्छा, वहाँ क्या बताएंगे कि जी हमने कितनी नौकरियां दी। नौकरियां ये थी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि पीपल्स पार्टी के दौर में 13 लाख लोगों को सालाना जॉब दी जाती है, मुस्लिम लीग नून के दौर में 11 लाख लोगों को हमने दिया 18.5 लाख लोगों को। 3 साल पहले 18.5 लाख लोगों से 18.5 लाख लोगों को हमने एवरेज जॉब दी है। ये हमारा जवाब है। दूसरी बात इसमें यह है कि यू कैन से कि हम गुर्बत की बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम एक्सपोर्ट की बात करें, हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमारे नंबर बेहतर है। हम आप कह लें कि इसकी बात कर लें, ये जो यू कैन से कि ये अपना फॉरेन रिजर्व कितने थे, रेमिटेंस फॉरेन कितनी थी, एक एक जो इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनमें किसी की बात कर लें। शर्मिला फारूकी पढ़ी लिखी है, ये मतलब रिजर्व जो है हमारे पास जब आए तो हमारे पास 9.87 अरब छोड़ के गए, हम जब गए हैं तो हम 22 अरब छोड़ के जा रहे हैं। डेट टू जीडीपी की बात करें वो हमने इम्प्रूव किया है, ये डेट टू जीडीपी ये चला गया था 80% ऊपर, हम 70 से नीचे लेके आए हैं। किसी भी तरह कोई नाम लें कि फलां चीज का बताएं, फिर इसकी हम बात कर लें, इसकी करंट अकाउंट। चलिए ठीक है, इस पे एक इकोनॉमिक जो ये हमारे पास ठीक है, इकोनॉमिक जो हालात हैं मुल्क के क्या थे, क्या छोड़ के गए, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इस पे मैं बात करती हूँ, इस पे मैं बात करती हूँ। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ख़ास तौर से आपने बात की है, मैं अली गौहर बलोच साहब से बिल्कुल, आपने साकिब निसार का सवाल किया, मैं उनसे पूछती हूँ, लेकिन ये जो 5 रुकनी बेंच था इसमें 2 जजेस साहिबान ऐसे थे जो कि उस फैसले में शामिल थे जिन्होंने फैसला दिया नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने का, और फिर खुद मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस फैसले का हिस्सा थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कि ये जो नाअहली है ये ताहयात होगी। तो यही वो जजेस साहिबान हैं जो उस दिन रात को अदालत खोल के बैठे, क्योंकि उनको ये लगा कि उनकी जो दी गई डेडलाइन थी उस पर अमल नहीं हो रहा पार्लियामान में। मैं पहले तो बलोच साहब, साकिब निसार साहब के हवाले से वो कह रहे नारा लगा सकते हैं आप जिंदाबाद का। देखिए बात सुने, साकिब निसार ने जो स्याह तारीख रकम की वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं, वो तो डैम की बात भी करते थे जिसका आज शहबाज साहब विजिट करने गए, वो डैम किधर गया, वो फंड किधर गया, कोई बताए। फंड का क्या मेरी गुजारिश सुने, साकिब निसार जैसे लोगों ने अगर मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ किया और आइन के साथ, तो हमने बांगे दोहल उनके खिलाफ बात की। चीमा साहब में जुर्रत होनी चाहिए ना, ये खुलकर अपना बात करें। अगर किसी ने पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़ा हो,
चाहे वो फौज में बैठा हो, चाहे वो किसी जुडिशल इदारे में बैठा हो, चाहे वो सियासत की कुर्सी के ऊपर बैठा हो, हमने सरेआम उसके पर तनकीद की है। हमने इदारों को मजबूत करने की बात की है, हमने कभी भी इदारों को कमज़ोर करने की बात नहीं की। और इनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि जो कानून और आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, एक गैर आइनी हुकूमत को, हमारा कसूर ये है कि हम उसको आइनी तरीके के साथ उतारना चाहते थे। अच्छा। और आप देखें कि 174 वोट लिए शहबाज साहब ने, जिन वोटों के बारे में ये क्रिटिसाइज करते थे उनकी नौबत ही नहीं आई कि हम मुनहरिफ अरकान थे, उन्होंने वोट नहीं किया। दूसरी गुजारिश में ये करूंगा कि पाकिस्तान के आइन और कानून में लिखा हुआ है कि आप अदम एतमाद कर सकते हैं। क्या हमने इनके कोई गरेबान से पकड़ के इनको उतारा है? कोई हमने मार्शल लॉ लगवा के इनको उतारा है? तो कोई हमने इनको किसी अदालती फैसले के जरिए नाअहल करार दिया है? ये वो साजिशें होती हैं, ये वो हमारा हक है। इनके इत्तेहादी इनको छोड़कर आए। उन्होंने कहा, मेरी गुजारिश सुने ना, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए, इनकी नालायकियों की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से। जाहिर है जो आप अब हर किसी को पता है कि अब साल बाद 1.5 साल बाद इलेक्शन आने वाले, तो बात ये साल 1.5 साल बाद, ये खान साहब तो कह रहे हैं ये सिर्फ महीने 2 महीने की गेम है। खान साहब को तो खैर छोड़े ना, वो तो पहले कहते थे कि खान साहब पहले ये कहते थे जब नाजायज कब्जा किया हुआ था कुर्सी पे कि मेरी कुर्सी को अगले 5 साल भी कोई नहीं हिला सकता, तो वो ये 5 साल भी मुकम्मल ना कर सकी उनकी पार्टी। वो खान साहब के कहने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि आया इनको किसी गैर आइनी तरीका तो नहीं अडॉप्ट किया, ये कोई इनके बनी गाला का कानून तो नहीं है। जब ये रात के 12 बजे टाइम मुझे बताएं ये खत्म हो रहा था, बुनियादी हकूक में ये चीज आ जाती है। अदालत रात के 12 बजे भी लग सकती है, अदालत रात के 2 बजे भी लग सकती है। तो पूरे पाकिस्तान के सामने मुझे बताएं मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि रात को अदालत आपने ये जुर्म किया जब अदालत ने आपको कहा कि आप 10 बजे वोटिंग करवाएंगे अदम एतमाद पर। अच्छा। जब स्पीकर को डायरेक्शन दी तो स्पीकर ने 10 बजे की बजाय रात के 12 बजे तारीख बदलने वाली थी। उस डेट के अंदर वोटिंग का होना जरूरी था। वो वापस 3 अप्रैल पे चले गए थे, 3 अप्रैल खत्म होने से पहले फैसला बताए ना। ठीक है, वो अदालत की डेडलाइन थी, वो अदालत को लगा कि पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए आप कहते हैं कि रात को अदालत ने इकोनॉमी पे बात की है, मुझे लेकिन मैं सिर्फ एक मुख्तसरन ये गुजारिश करूंगा कि ये बताएं चीमा साहब कि आपके वक्त में चीनी का रेट क्या था, आपके वक्त में बिजली का रेट क्या था, आपके वक्त में घी का रेट किधर गया, आपके वक्त में अद्वियात का रेट किधर गया, और उन प्राइसेस का कंपैरिजन नून लीग के हुकूमत के साथ करें, फिर मैं आपकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। चलिए मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शर्मिला फारूकी साहिबा, ज़रा पंजाब के हवाले से बात करते हैं। कल जो हमने पंजाब असम्बली के मनाजर देखे, आई एम श्योर वो आपने भी देखे होंगे, पहले डिप्टी स्पीकर और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के साथ वहाँ पर जो कुछ हुआ। अब आज गवर्नर हाउस पंजाब से ये खबर आई, उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। अब मैं चेक करवाऊँगा, गवर्नर साहब कहते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं था। हमारे एक्सपर्ट्स क्या इस पे हमें जवाब पेश करते हैं। हलफ बहरहाल वो हमजा शहबाज शरीफ से अभी नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने समरी भेजी है, एडवाइस किया है सदर साहब को गवर्नर को ओहदे से हटाने के लिए, लेकिन गवर्नर ने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक सदर के साइन ना हो वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार ही नहीं है। सो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं विफाक के बाद पंजाब में? सादिया देखें, माजरत के साथ जब से पीटीआई एक सियासी अखाड़े के अंदर आई है और उन्होंने अपनी एक जिस तर्ज की सियासत शुरू करी, जिसमें गंदी जबान, गालम गलोच, मार पिटाई और आइन की पामाली, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, सियासत ने एक अजीब रंग ले लिया है। पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। दुनिया के किसी भी मौजब जमहूरी मुल्क के अंदर ये हरकतें पार्लियामेंटेरियंस नहीं करते हैं। एक होता है ना ग्रेसफुल एग्जिट, कि चले ठीक है। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बार
जब उनके खिलाफ साजिश हुई थी, और वो अगेन आलमी साजिश थी, वो 16 मेंबरान लेके एज ऑपोजिशन लीडर बड़ी ग्रेसफुली पार्लियामान में बैठी थी और उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने खिलाफ जो ज्यादती हुई उसको आगाह किया, लोगों को बताया, लेकिन पार्लियामान में बड़े मौजूद तरीके से वो बैठी और फिर अगले इलेक्शन का इंतजार किया और फिर उन्होंने इलेक्शन वो लड़ी और फिर वजीर आजम बन के वापस आई। उन्होंने कौम को उकसाया नहीं, उन्होंने कौम को गलत राह नहीं दिखाई, उनको गलत मशवरे नहीं दिए, उन्होंने कौम को अपने इदारों के खिलाफ भड़काया नहीं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स से, अपने वोटर्स से, अपने चाहने वालों से अपने इदारों को गालियां नहीं पड़वाई। ये होते हैं कौमी लीडर्स जो एक जमहूरी सोच रखते हैं, जो एक जमहूरी जद्दोजहद के जरिए जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। जो इमरान खान में ये हिम्मत और ये जज्बा और ये जद्दोजहद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और ना ही ये तर्ज और ये जद्दोजहद, जमहूरी जद्दोजहद हम जिस किस्म के मनाजिर देख रहे हैं और पाकिस्तान के पार्लियामान के मनाजिर अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें सूबे की असेंबली, पंजाब असेंबली के मनाजिर जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने आइन की पामाली करी। अगर सुप्रीम कोर्ट बर वक्त ना बैठती, नोटिस ना लेती और एक यूनानिमस फैसला ना देती, तो हु वाज गोइंग टू स्टॉप देम? इन्होंने तो आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, और इन्होंने तो इस तरीके से, जैसे कि एक गस्टापो स्टेट होता है ना, पुलिस स्टेट होता है, और एक बादशाह बैठा होता है, वो जो चाहे कर दे। ये तो इस मुल्क में वो हो रहा था, एक केओस आ गया, वो केओस इन दिस कंट्री। तो अब यहाँ पर देखिए अगेन, ये अगर वजीर आजम लिख के भेजते हैं सदर को, सदर पाबंद है उनके मशवरे पे उसको अमल करना। डजंट द गवर्नर पंजाब नो दिस? ये बड़ी अजीब सी बात है। और देखिए एक चीज होती है, एक ट्रेडिशन भी है कि जब एक हुकूमत जाती है तो उसके लगाए हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, जिसमें गवर्नर शामिल होते हैं, वो ग्रेसफुली अपना इस्तीफा खुद ही दे देते हैं, इससे पहले कि कोई आके उनको हटाए। तो एक होता है आप चले जाएं, ठीक है, तो गवर्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप लोगों ने सदर साहब के हवाले से भी यही बात की कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो भी आप कहते हैं कि नजर नहीं आया। चले मूविंग ऑन। मैं चीमा साहब एक सवाल, जिस तरह शर्मिला फारूकी साहबा ने भी बात की, अली गौहर बलोच साहब ने भी बात की कि जी उस दिन अदालतें इसलिए लगी थी कि बार बार जो सवाल उठाते हैं कि आपका डिप्टी स्पीकर जो है वो एक गैर आइनी काम करने जा रहा था। अदालत के जो हुक्म था, जो डेडलाइन थी 12 बजे से पहले वोटिंग कराने की, वो नहीं करा रहा था। अदालतों को नजर आ रहा था कि एनआरकी की तरफ मामला जा सकता है। फिर अब पंजाब की अगर हम बात करें तो वो भी अदालत के हुक्म पे डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को इख्तियारात उनके वापस मिलते हैं, इजलास बुलाया जाता है, अदालत कहती है कि 16 तारीख को ही इजलास होगा, और कल जिस तरीके से जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब अगर गवर्नर साहब जो हैं वो नए सीएम से हलफ भी नहीं लेते तो ये मामला भी अल्टीमेटली अदालत में जाएगा, ये वहां चैलेंज होगा, फिर अदालत कुछ कहेगी, फिर आप कहेंगे कि अदालतें क्यों इस मामले में बोलती हैं। अच्छा, इसमें सर ये एक तो देखें, मुझे समझ नहीं आती कि आपको फॉर्मेट क्या है कि आपने गवर्नमेंट के 2 बंदे बिठाए, अपोजिशन का 1 बंदा बिठाया, लेकिन गवर्नमेंट का भी 1 बंदा बिठा लिया करे, अपोजिशन का भी 1 बिठा लिया करे, ताकि मतलब कोई बैलेंस रहे। इस तरह टोटल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर आप टाइम ज्यादा दे देते हैं। पार्टी और थोड़ा सा चले गवर्नमेंट में हो सकते हैं। नहीं, मैं आपको बराबर का टाइम दे रही हूँ। इस पे आप नहीं कह सकते मुझे, मैं सरेंडर कर देता हूं साहब के हाथ में। नहीं, आप इस पे मुझे नहीं कह सकते, मैं टाइम बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। अच्छा, मैं कह चलो इक्वली कर देना, जरा थोड़ी घड़ी देख लिया करें, इक्वल करते हुए घड़ी देख लिया करें ताकि। अच्छा, दूसरी इसमें पहली बात यह है कि देखें, ये जो कल सुबह हुआ पंजाब असेंबली की बात कर रहे हैं, पंजाब असेंबली में वो ना एक जज साहब थे, तो जज साहब के सामने एक बंदा पेश हुआ, तो उन्होंने कहा जी आपने उसको मारा, उन्होंने कहा बताओ क्या वाकया क्या हुआ। उसने कहा जज साहब इसने ना मुझे 3रा मुक्का मारा, 4था मुक्का मारा, फिर इसने 7वां और 8वां मुक्का मार दिया, फिर इसने सर 11वां मुक्का मुझे मार दिया। उन्होंने कहा क्या 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 मतलब 3रा और 4था, 7वां और 8वां और 11वां। उसने कहा सर बाकी मैंने मारे थे। ये बिल्कुल वो बात है, बेसिक बात है। शुरू बात यहाँ होती है कि जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो हमारे मेंबर थे, उन्होंने पैसे पकड़े उधर चले गए। अच्छा, इस बात पे लोगों ने एहतजाज तो करना होता है। अगर वो पार्टी बदल ले, लोग लोटे दिखाना रवायत है।
आप जब बजट पास होता है तो बजट में नॉर्मली अपोजिशन के लोग स्पीकर के डेस्क को घेरते हैं, बजट की कापियां फाड़ते हैं, फेंकते हैं। ये भी एक रिवाज है, बड़ी रवायत है, इस पर कभी माइंड नहीं किया। और उसमें फिर फाइल शेयर होती है, लग सकती है, लेकिन लोटा तो भर लगने वाली चीज़ नहीं। और औरतें गई हैं, गई भी सिर्फ औरतें हैं। और आप वाकई फुटेज निकालें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉपर फुटेज निकालें। औरतें गई हैं, लोटे लेके गई हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, असेंबली की रवायत नहीं रही कि पुलिस अंदर आ जाए। हमेशा ये होता है कि स्पीकर साहब या स्पीकर साहब का स्टाफ जो है या गवर्नमेंट सिटिंग जो बेंचेस हैं उनके अपना स्टाफ जो है रेस्क्यू को आता है। कभी पुलिस रेस्क्यू को नहीं आती, पुलिस रेस्क्यू को कभी स्पीकर को नहीं आती। यहाँ पुलिस रेस्क्यू पे आई, दो औरतें, फरा आगा और आबदा राजा, दोनों गिर गई, धक्के मारे उन्होंने। उसके बाद मर्द गए हैं आगे। ठीक है। और ये इतनी सी, और ये बात इतनी सी थी। उस बात के बाद जो आपने परवेज अलाई के साथ किया, जो आपने सारा दिन वहां फस्तायत फैलाई, मैं समझता हूं कि इसकी बात होनी चाहिए। बट डिप्टी स्पीकर को भी तो मारा गया ना, वो भी फुटेज है चीमा साहब, वो बाल खींचे जा रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बाल खींचने की तस्वीर, आप पहले वीडियो अपना है, क्लिप है, वो मौजूद है, ठीक है। मैं समझता हूँ ओवर स्टेपिंग है, उसे कभी भी आप उसे एंडोर्स नहीं कर सकते या आप उसे नहीं कर सकते। लेकिन बात शुरू इतनी ही हुई थी शाहबाज, और लेकिन वो भी हुआ उसमें। लेकिन सामने बैठे हुए परवेज इलाही साहब थम्स अप दिखा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे इसी चीज पे। मैं कह रहा हूँ कि ये रवायत है, स्पीकर को के डेस्क को घेरना रवायत है, एहतजाज करना रवायत है, लोटा दिखाना, लोटा कहना रवायत है। कोई बंदा साइड चेंज करे, अली गौहर भी जानता है, शर्मिला भी जानती है, कोई ना माने आपको भी पता है, आप भी जानती है, ये रवायत है। ये कभी कोई चीज गलत नहीं थी। गलत उस वक्त हुआ जब आपने बाहर से पुलिस बुला ली, जो कभी ना कानूनी है ना रवायत है। दूसरी बात कि उन्होंने आके औरतों को मारा, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा आप कह रहे हैं ओवर स्टेपिंग हुई, लेकिन उसे भी किसी जगह एंडोर्स नहीं, तशद्दुद को किसी जगह एंडोर्स नहीं किया जा सकता। वो आप कह रहे हैं गलती में हो जाए, गुस्से में हो जाए, शुगल में हो जाए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में तो बाकायदा मारा गया, बदमाशी की गई। ठीक है, मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ा ही अफसोसनाक दिन था। लेकिन हमें चौथा, पांचवा मुक्का, 10वां, 11वां मुक्का नहीं बात कर रही, बात शुरू करें पहले मुक्के से। किसी भी पार्टी के शख्स को पड़ रही है मार, वो उतनी गलत है, उसको कहीं पे भी जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मीडिया की जो जॉब है ना, जो एंकर की भी एक जॉब है, टॉक शो होस्ट की भी जॉब है, वो भी बड़ी अजीब सी है। अब आज शर्मिला फारूकी साहब और अली गौहर बलोच साहब, जैसे चीमा साहब ने कहा कि जी आपने 2 हुकूमत के बंदे बुला लिए, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। चीमा साहब ने जब खुद पीटीआई के लोग होते थे और उनके साथ पीएमएलक्यू के लोग होते थे या एमकेएम का कोई बंदा बैठा होता था, तब कभी किसी पीटीआई वाले ये नहीं कहा कि हमारे साथ दूसरा हुकूमत का बंदा क्यों बुला लिया है। सो एंकर की जॉब भी बड़ी टफ जॉब है। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, चीमा साहब ने तो कहा हुकूमत के 2 लोग क्यों बुला लिए, लेकिन मुझे बताएं कि आप लोगों की हुकूमत जो है ये भी कोई देर पा हो पाएगी, क्योंकि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी उनको सदर बनाया जाए, शायद उनसे ऐसा वादा किया गया था, और अगर नहीं बनाते तो फौरी इलेक्शन की तरफ चले जाएं। दूसरी तरफ खबरें ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका भी वजारतों को लेकर बड़े डेडलॉक की आ रही हैं। वो कहते हैं कि आईनी ओहदे उन्हें दें, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स, लेकिन आप लोग उस पर अग्री नहीं कर रहे। देखिए सादिया, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात चीमा साहब की का मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अभी वो असम्बली की आप बात कर रहे थे। देखिए, ये पाकिस्तान जो मुल्क है ना, ये किसी की ना ही बाप की जागीर है और ना ही किसी की अपनी कोई ज़ाती मिल्कियत है। ये एक आइन और कानून के साथ चलता है। जब आइनी तरीके के साथ उतारा जाता है, जब एक आइनी रास्ता अख्तियार किया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कानून जो है वो स्पीकर असद कैसर का चलेगा, इमरान अहमद न्याजी का चलेगा या चौधरी परवेज इलाही का चलेगा। वो जो कानून और आइन में प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो तयशुदा है, उसके मुताबिक चलेगा। पहली बात तो ये है कि डिप्टी स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कभी, उसके बाल नोचे गए, उसको टांगे मारी गई, उसको मुक्के मारे गए, उसको थप्पड़ मारे गए। और आपने देखा, हाँ ये कह रहे प्रोटेस्ट करना है कि आप अपनी सीट पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करें।
या आप आगे भी चले जाते हैं तो डाइस के करीब नहीं आप जा सकते। ये सबसे बड़ा जुर्म है। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद करे, और अगर आप उसमें रुकावट डालेंगे और नौबत यहां तक आ जाएगी कि आप उसको थप्पड़ मुक्के और टांगे मारेंगे, तो वो कानूनी और आईनी तरीके के साथ अपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो बाजू तोड़ दिया गया। वो हाँ वो उस तरह भी मैं आ रहा हूं। देखें, अपनी आईनी और कानूनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, उस जो मतलब है कि वो प्रोसीजर उसको मुकम्मल करने के लिए वो पुलिस बुलवा सकते हैं, लेकिन ये कभी आज तक नौबत नहीं आई। ये क्रेडिट भी खान साहब को और परवेज इलाही साहब को जाता है कि ये वो मतलब है कि नौबत यहां तक ले आए कि वहां पर पुलिस बुलवाना पड़ी। दूसरी गुजारिश, दूसरा आपने कौन सा सवाल पूछा? मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी जो वजारतों पे डेडलॉक चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना साहब चाहते हैं सदर उनको बनाया जाए। स्पीकर का जिस वक्त असद कैसर ने रात के 12 बजे इस्तीफा दिया, आपको पता है उन्होंने क्या अल्फाज मुल्क को कौम के आगे बोले थे? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं स्पीकर हूं। स्पीकर देखें, स्पीकर जब बंदा स्पीकर बन जाता है, जब इलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो अपनी पार्टी से रिजाइन करता है कि मैं अब इस हाउस का नुमाइंदा हूं, कानूनी और आईनी तौर पर मेरी पार्टी पीछे, अब मैं अपोजिशन का भी स्पीकर हूं, मैं हुकूमत का भी स्पीकर हूं। उन्होंने कहा कि मेरा और इमरान खान का 30 साल का ताल्लुक है और मैं उस ताल्लुक को निभाना चाहता हूं, लिहाजा इमरान खान मुझे आइन और कानून तोड़ने की जो डायरेक्शन दे रखी है मैं उस पर अमल करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, मेरा काम इमरान खान से यारी निभाना है। चलें, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं, ये हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं है। उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि जी अगर रात के 12 बज गए थे तो जो प्रोसीजर आज या सादिक ने करवाया वो स्पीकर ने क्यों ना करवाया? तो मैं कह रही हूं कि दूसरी बात ये है कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। ना ही पीपल्स पार्टी हम में जम हुई है, ना ही जेयूआई हम में जम हुई है, ना हम। लेकिन ये हमारी हिम्मत है कि मुल्क एक ऐसी तकलीफ में खड़ा है। 22 करोड़ आवाम का। अच्छा, जवाब नहीं दिया ना। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जरदारी साहब सदर बनेंगे कि मौलाना साहब? मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन तमाम मामलात पर हम मशावरत 90% कर चुके। कुछ इश्यूज अभी बाकी हैं, जिन चीजों पर इश्यूज बाकी हैं वो इंशाल्लाह तय पा जाएंगे और आप देखेंगे कि ये मामलात अफाम तफहीम के साथ तय हो। ठीक है शर्मिला साहब, हमने तो सुना था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आने से पहले और जब आप लोगों को इसकी कामयाबी का यकीन था उससे पहले ही ये तमाम चीजें तय हो चुकी थी कि ये 8-10 जमातें इकट्ठी होती हैं, हुकूमत बनाती हैं, तो किसको क्या मिलेगा, किसका क्या शेयर होगा। सो अभी भी ये मामला तय नहीं हो पा रहे और ऑब्वियसली लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नए वजीर आजम साहब अभी तक अपनी काबीना तश्कील नहीं दे पा रहे। सादिया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कानून ये काबीना की तश्कील दे देना, वजारतें एक दूसरे को दे देना, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं आपको अब बात बताऊं, ये शायद मरहला साल 1.5 साल पहले तय हो चुका होता, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब पीडीएम का इनकाद हुआ और उसकी तश्कील हुई जिसमें पीपल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार था, एक बड़ी कामयाबी थी कि तमाम जमहूरी सोच रखने वाली मुख्तलिफ मंशूर की जमातों को इकट्ठा उन्होंने किया और पीडीएम में एक तहरीक बनाई उसके ज़रिए कि जी इमरान नियाज़ी को घर भिजाना है और कौम को बचाना है। उस वक़्त भी हम ये कहते थे, जब आपको याद है इस्तीफों पे झगड़ा हुआ था कि इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें, और हम कहते थे इस्तीफे हम नहीं देंगे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले जो आईनी और जमहूरी हक है हमारा, वो उसको हम पहले करेंगे, और ये नहीं मानते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। आपको याद है बिल आखिर जब इन्होंने आके माना तो आपने देखा कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक आईनी तरीके से एक वजीर आज़म। यस। अच्छा, अब ये है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, देखें पीपल्स पार्टी के लिए वजारतें जो हैं वो कोई अहमियत की हामिल नहीं है। हमने बड़ी जद्दोजहद की इस जमहूरियत की खातिर, और हमने बड़ी जद्दोजहद की इस मुल्क में एक हकीकी जमहूरियत को फ़ाल करना, पार्लिमान को फ़ाल करना, पार्लिमान की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती के लिए। हम तो वजारतें लेना भी नहीं चाहते। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जैसे स्पीकरशिप है या चेयरमैन ये तो खबर है कि वो कहते हैं वजारतें बेशक ना दें, जो आईनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट हमारा हो, गवर्नर्स हमारे हो, चेयरमैन सेनेट हमारा हो, स्पीकर नेशनल असेंबली ऑलरेडी हम मौका देना चाहते हैं, वो आपको चाहिए, मौका देना चाहते हैं नून लीग को कि वो जो अपनी एक उन्होंने 1 साल उनका रह गया था
मियाँ साहब का, और जिस तरह अदालत के ज़रिए उनको फिर उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया, तो वो अपना टाइम पूरा कर लें और करें। ये बड़ा मुश्किल मरहला है। कौम इस वक्त आप यकीन करें मुंतज़िर है कि इमरान नियाज़ी से छुटकारा मिल गया है। अब जो नई हुकूमत है वो किस तरीके से आवाम को रिलीफ देती है। दैट इज द फोरमोस्ट, ऑब्वियसली द फोरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, चलें, राइट, टाइम भी खत्म हो जाएगा। पहले चीमा साहब आपसे इस पे मैं जरा आपका मौक़िफ़ जान लूं कि ये वजारतें किसको मिलेंगी, आईनी ओहदे किसको मिलेंगे। वो कहते हैं हमारा अपना मामला है, मुशावरत होगी, तय हो जाएगा, इसमें कहीं से भी PTI को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे इख्तलाफात हो जाएंगे और शायद हम वाकई हुकूमत तोड़ के इलेक्शन की जानिब चले जाएंगे। नहीं, ये हमारा तो इशू ही नहीं है। हमारा तो ये इशू ही नहीं है कि आप कह लें हमारे तो सारे आप कह लें मुखालफिन सारे इकट्ठे फारग हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं इकट्ठे रहें, इकट्ठे हुकूमत करें। इसका अच्छी हुकूमत करें तो क्रेडिट इनको इकट्ठा मिल जाए, बांट लें अपनी मर्जी से। अगर ये हुकूमत बुरी करे तो डिस्क्रेडिट इनको इकट्ठा मिले, जिसका हमें देखें। उन्होंने 4 बातें अली गौहर बलोच साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि चीमा साहब मुझे बताएं कि आटे का रेट क्या था, घी का रेट क्या था, तेल का रेट क्या था। अली गौहर, आटे का रेट हमने 55 रुपये किलो आपको दिया है, तेल का रेट हमने पेट्रोल का दिया 150 रुपये, डीजल का दिया 146 रुपये, चीनी दी है 85 रुपये। अच्छा, ये आप कह लें कि गैस का भी है, बिजली का भी है। 120 रुपए, 115 से 20 रुपए। चीमा साहब फिर गलत कोट कर रहे हैं। अगर मुझसे यार झूठ बोलने क्या जरूरत है यार। नहीं, सही बताएं। 85 रुपए चीनी है। जितने बंदे एक मिनट चीनी बता दें, देखें चीनी बता दें। आटा के 85 रुपए किलो पूरे पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट आपको देता हूं, आप मुझे दे अरबों रुपए की, हम पाकिस्तानी शहरियों को देते हैं। सादिया बात सुन ले बात उनकी। जी चीमा साहब, यार मेरी मर्जी है ना, आप बात करने देना प्लीज। अगर मुझे मर्जी मेरी है ना, मैं गलत झूठ बोलूं, मेरी मर्जी है ना। अच्छा यार आप चलो आपको मैं मुखातब नहीं कर रहा, मैं आपको मुखातब नहीं कर रहा जी, मैं आपको मुखातब नहीं कर रहा जी, मैं आपको मुखातब नहीं कर रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि हमने रेट दिया, चीनी 85 रुपए दी। अच्छा, अब ये जो रेट दिए हैं, आटा 55 रुपए दिया, ये रेट आज जाएं आप बाजार में लिख लें किसी जगह भी, आपने अगर इससे रेट कम कर दिए तो मैं समझूंगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब और 11 पार्टियों की जो कोलिशन है, इसने चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया और इन्होंने मिल के मुल्क बचा लिया। अगर रेट बढ़ गए तो फिर आप कहीं इसी चैनल पे बैठ के कहीं बात कर लेना, इस बात को कन्फेस कर लेना कि हमने ठीक कर रहे थे, आपने गलत किया, आपने आते ही 10 रुपए या 13 रुपए रेट चीनी का बढ़ा दिया। 120 से 50 पर लाएंगे, 120 प्लीज करें, प्लीज बात करें यार, बात तो करना। जमातों की जो है वो नाकामी होगी। चले, आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। अली गौहर बलोच साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।